हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है विलियन चैप्टर का 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एक बार हालांकि हमने वीडियो बनाने की कोशिश तो करी थी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने की वजह से मैं वीडियो को पूरा नहीं कर पाया, तो फिर से बना रहा हूँ। और इसी वजह से यहाँ पे आपको यहाँ इतना जो है घसा हुआ भी दिख रहा होगा, तो वो उसी कारण से है। अभी मैं साफ साफ पढ़ दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सुनिए, मैं एमसीक्यू को डिस्कस करूं इससे पहले थोड़ा बहुत बात कर लेता हूं मैं आपसे। देखिए, हम लोग मोलरता पढ़े थे। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय का मोल और बटे विलियन का आयतन। अगर आयतन ml में होगा तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हम लोग मोलरता भी पढ़े थे। मोलरता क्या होता है? विलय का मोल और बटे विलियन का विलायक का केजी में द्रव्यमान। अगर ये क्या हो जाए, ग्राम में रहे, जो कि नॉर्मली रहता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। इसका जो मात्रक होता है मोलर, और इसका होता है मोलल। मोलर का मतलब हुआ मोल पर लीटर और मोलल का मतलब हुआ मोल पर केजी। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। और सुनिए, जहाँ भी वॉल्यूम भी आए तो वो चीज़ तापमान पर निर्भर करता है, तो यानी मोलरता तापमान पर निर्भर करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मोलांश। मोलांश जो हम लोग पढ़े थे, तो मोलांश को हम लोग x या काई से डिनोट करते हैं। तो मोलांश होता था ऊपर में भी अवयव 1 का मोल, अवयव फर्स्ट का मोल, और बिलियन में जितना भी अवयव है बिलियन का कुल मोल, बिलियन का कुल मोल ये होता था, और अवयव 1 का मोल ऊपर। तो ये हुआ अवयव 1 का ही कौन सी मोलांश। जिसका मोलांश ऊपर रखेंगे उसी का जिसका मोल ऊपर रखेंगे उसी का मोल, दोनों ही मोल का अनुपात है, तो यह बस एक नंबर होगा। तो देखिए, यहाँ भी द्रव्यमान नहीं है, तो ये भी यहाँ भी आयतन का कोई बात नहीं है, सब मोल का बात है, तो ये भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ये भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन ये ताप पर निर्भर करेगा। एक बात ये समझ लिए। दूसरा बात देखिए कि एक हमारा होता है अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म ऐसा गुणधर्म है जो विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसी में एक चीज़ आपको समझना है, वांट ऑफ गुणांक। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसको हम बता भी देंगे परिभाषा, वांट ऑफ गुणांक। बाकी बेसिकली वांट ऑफ गुणांक का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए NaCl है, ये टूटता है तो एक देता है Na+ और एक देता है माइनस, यानी यहाँ ये क्या हो गया है, वियोजन होता है। वियोजन मतलब पानी में डालने के बाद डालते हैं एक अणु Na का तो उसमें 2 हमको दिखता है, तो यानी कि वियोजन हुआ। तो इसके जो वांट ऑफ गुणांक का मान हो गया, यानी I का मान जो हो गया वो हो गया 2। लेकिन वहीं पानी में हर एक चीज़ तो नहीं टूटता है, जैसे कार्बनिक कोई भी चीज़ ले लेंगे या फिर ग्लूकोज जैसे ले लिए C6H12O6, तो ये नहीं टूटेगा, तो इसका वांट ऑफ गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यूरिया ले लिए NH2CONH2, तो ये भी नहीं टूटेगा, तो इसके लिए भी वांट ऑफ गुणांक का मान I क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, विलय के मोल या विलय के अणु पर निर्भर करता है, विलय के अणु की संख्या पर, प्रकृति पर नहीं। तो अगर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये वाला चीज़ लिए तो ये टूटकर 2 दे दिया, तो जितना अनुसंख्य मतलब जितना अधिक कोई पदार्थ टूटेगा उसका जो अनुसंख्य गुणधर्म है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और अनुसंख्य गुणधर्म होता है 4 गो। पहला होता है हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में कमी। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में वृद्धि। तीसरा होता है परासरण दाब, परासरण दाब। और चौथा होता है आपका सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, तो ये भी कमी हो गया, यानी कि एक चीज़ बढ़ता है, क्वथनांक। परासरण दाब तो खैर अलग मीटर है, हिमांक भी घटता है और सापेक्षिक वाष्प दाब भी घटता है। यानी जैसे जैसे अणु की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये सारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इतना बेसिक टर्म समझ लिया तो अब आपको ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तो किसी भी तरह का दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा, एक सेकेंड।
चलिए देखते हैं। पहला है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो मोलरता अभी हमने देखा, इसमें आयतन होता है, ताप पर निर्भर करेगा। मोलरता नहीं करेगा, मोलांश भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों यही वाला सही टिक किए हुए थे। तो ये आपने समझ लिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मोलरता में आयतन है। जिस भी चीज़ में आयतन होगा वो ताप पर निर्भर करेगा। अब है वांट ऑफ गुणांक आई का मान एकल अवयवी विलयन के लिए क्या होता है जो विद्युत अविच्छेद्य है। विद्युत अविच्छेद्य का मतलब हुआ कि जो नहीं टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि यूरिया, ये सब के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा भाई? तो अभी हम लोग देखे थे, ये सब के लिए आई इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने आंसर कर रखा है, यहाँ पर देख लिए ना, तो यहाँ पर जो हमने आंसर कर रखा है वो क्या कर रखा है 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम किसके लिए मान्य है? तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम जो है वो आदर्श विलयन के लिए मान्य है। और चूँकि आदर्श विलयन ही क्या होते हैं? वास्तविक विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयन ही क्या होते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ए और सी दोनों होना चाहिए, जो कि है ये न है। दूसरा है अति तनु विलयन, ए और बी है। तो इसीलिए हमने क्या लगा रखा है? आदर्श विलयन लगा रखा है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में जब आप आइएगा तो कहता है समान मोलर सांद्रता वाले NaCl K2SO4 और AlCl3 के जलीय विलयनों में हिमांक का आरोहण क्रम क्या होगा? यानी हिमांक का आरोहण, आरोही और अवरोही का मतलब आप समझते हैं। आरोहण का मतलब होता है बढ़ना, अवरोही का मतलब होता है घटना। अब सुनिए, हिमांक क्या है भाई? तो हिमांक जो है, हिमांक में अवनमन यानी हिमांक का घटना एक अनुसंख्य गुणधर्म है। यह एक क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है। ये अणु की संख्या पर निर्भर करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अणु की संख्या बढ़ेगी तो हिमांक घटेगा। और आरोहण का मतलब होता है कम से अधिक, यानी किसमें हिमांक कम होगा, उससे थोड़ा अधिक, उससे थोड़ा अधिक, ऐसे वाला क्रम। अब यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है NaCl, एक दिया हुआ है K2SO4 और एक दिया हुआ है AlCl3। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ I का मान 2 होगा, क्योंकि Na+ बनेगा एगो, एगो Cl-। यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो K बनेगा 2 गो और SO4 क्या बनेगा? एगो। एक तो बनेगा K2 क्या बनेगा? 2 गो और बनेगा SO4 2-। तो 2 गो एगो 3 गो बन गया। तो यहाँ I इक्वल टू हो गया 3। अब यहाँ अगर आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ Al है और Cl3 है। तो एक बनेगा Al3+ और प्लस बन जाएगा 3Cl-। तो 3 गो और एगो, यहाँ I का मान क्या हो जाएगा? 4। अब जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा, अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, यानी हिमांक में कमी वाला गुण बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगा, इससे थोड़ा कम इसमें होगा और इससे थोड़ा कम किसमें होगा? इसमें होगा। तो यानी कायदे के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, AlCl3 में हिमांक का अवनमन क्या होगा? सबसे कम होगा, यानी हिमांक का अवनमन कम होगा। इससे थोड़ा अधिक किस में होगा? तो K2SO4 में होगा। इससे थोड़ा अधिक किस में होगा? तो NaCl में होगा। ये होगा हिमांक में अवनमन का क्रम। अब हिमांक में अवनमन का क्रम यहाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ हिमांक में अवनमन का क्रम नहीं पूछ रहा है। ये तो हुआ हिमांक का अवनमन का क्रम कि इस प्रकार ये होगा। यहाँ पूछेगा कि आपका क्या है? हिमांक का आरोहण किस में, यानी कि हिमांक बढ़ कैसे रहा है। तो हिमांक में कमी इस प्रकार हो रही है, तो हिमांक बढ़ेगा कैसे? उल्टा हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए, या फिर ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है कि अधिकता। आरोहण, आरोहण का मतलब होगा असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? कम से अधिक। तो यहाँ पर देखिए, I का मान जितना अधिक, हिमांक में अवनमन उतना कम। तो 1 नंबर इसको देंगे, इससे तो 2 नंबर इसको देंगे और 3 नंबर इसको देंगे। यानी सबसे अधिक हिमांक किसका होगा? इसका। इससे थोड़ा कम हिमांक किसका होगा? इसका। और इससे भी कम हिमांक किसका होगा? इसका।
क्योंकि हमने देखा कि आई जैसे जैसे बढ़ेगा अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, और अनुसंख्य गुणधर्म में हिमांक में कमी, तो हिमांक में कमी बढ़ता जाएगा आई के साथ। तो यहाँ हिमांक में बहुत कमी हुआ, इससे थोड़ा कम कमी इसमें, और इससे सबसे कम कमी इसमें, तो इसका हिमांक ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम इसका, यानी कि NaCl का हिमांक सबसे अधिक है, उससे थोड़ा कम K2SO4 का, और इससे भी कम AlCl3। तो यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा NaCl का सबसे अधिक, K2SO4 का उससे थोड़ा कम, और AlCl3 का सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आरोहण लिखा हुआ था असेंडिंग, इस वजह से हमने ऐसा किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 5% W/W ग्लूकोज का क्या मतलब है। सुनिए, अगर लिखा है ऐसे देख लीजिए, अगर लिखा है परसेंटेज W/W, इसका मतलब है 100 ग्राम में, ठीक है। अगर यहाँ X% है तो 100 ग्राम में X ग्राम, ठीक है। अगर लिखा हुआ है आपका मान लीजिए परसेंटेज W/V, इसका मतलब है 100 ml में, जितना ये दिया हुआ है तो X ग्राम, अगर X% है तो X, ठीक है। अगर दिया है X% V/V, इसका मतलब है 100 ml में X ml, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5% W/W, तो इसका मतलब है इसका मतलब है 100 ग्राम में 5 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो विलयन में उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा क्वेश्चन उसके अणु माने किसके, विलयन में दोनों चीज़ होता है, विलय और विलायक दोनों। अगर इस क्वेश्चन को आप सही करिएगा कि विलय का किसी पदार्थ का वह गुण जो विलयन में विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसको अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। और ऐसा यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है हेनरी का नियम किसके विलयता से संबंधित हैं। तो हेनरी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहा था कि अगर गैस है, ठीक है ना, सॉरी द्रव है, पानी जैसे हो गया, और द्रव में हम किसी गैस को घोलते हैं, तो गैस पर हम जितना दाब लगाएंगे द्रव में वो उतना अधिक घुलेगा। जैसे कि आपका कोका कोला है, कोको कोला, तो उसमें हम लोग CO2 गैस मिलाते हैं ना, तो ये किसका नियम है, हेनरी का नियम है, ठीक है ना। तो हेनरी का नियम द्रव गैस विलयन के लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है उसके रिगार्डिंग में। तो यहाँ है हेनरी का नियम किसके विलयता के लिए है, तो द्रव गैस, ऑप्शन नंबर सी। अब है 2 मोलल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन होगा। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के लिए ये सूत्र होता है ΔT = KF मोललता और ΔT = KB मोललता। ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन के लिए, ये हो गया 1 नंबर वाला हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में कमी के लिए ये, और क्वथनांक में उन्नयन के लिए ये। इसमें आपको ये या ये पूछेगा, इसका मान हमेशा दे देगा आपको, क्यों, क्योंकि ये मतलब एक स्थिरांक है जो क्वेश्चन में देना ही है, या फिर वो दोनों दे देगा तो भी निकाल सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि है क्या। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 मोलल, तो मोललता दिया है 2, और क्वथनांक में उन्नयन भी दे रखा है, तो मोललता भी दिया है, तो ये तो निकालेंगे ΔT = KB और मोललता। तो मोललता दिया है 2, और ये जो दिया है ये दिया है आपका KB 0.52, तो 0.52 × 2, तो ये हो जाएगा 1.04, इतना क्या डिग्री सेल्सियस, या जो भी दिया हो यहाँ पे इतना डिग्री सेल्सियस, तो 1.04 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका क्या आंसर। अब है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक आदर्श विलयन बनाने के लिए क्या लेते हैं। तो ये NCERT का एज इट इज़ लाइन है। जो बेंजीन होता है और जो टॉलुइन होता है, यानी C6H5CH3, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, और बेंजीन में ही जब आप CH3 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है टॉलुइन। ये दोनों आपस में मिला के आदर्श विलयन बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी में गिवन है C6H6 और C6H5CH3, यानी कि बेंजीन और टॉलुइन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
उसके बाद है समपराशरी विलयन का क्या गुण समान रहता है। नाम है समपराशरी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, तो क्या हो जाएगा, परासरण दाब समान होगा। अब देखिए 0.1 मोलर NaCl है और 0.1 मोलर ही Al2SO4 का होल थ्राइस है। इसमें परासरण दाब का अनुपात क्या होगा। परासरण दाब क्या है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है, तनु की संख्या पे निर्भर करेगा। अब NaCl में I दूग है, यानी वन ऑफ गुणांक NaCl का कितना है, पूछ रहा है NaCl का। और AlCl3 Al क्या है भाई, Al वेयर इज द क्वेश्चन, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका पूछ रहा है अनुपात क्या होगा। तो इसके वन ऑफ गुणांक का मान 2 हो जाएगा, 2 को टूटेगा और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी 3 ही या 2 5 हो जाएगा इसका। तो 2/5, 2/5 आपके ऑप्शन में नहीं था, चूँकि अभी जस्ट हम कराए थे तो हम सही करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी में 2:5 करके सही मार लीजिएगा। क्यों हुआ वो आपको पता चल गया होगा आई होप, कि ये टूटेगा तो इसका I 2 होगा और ये टूटेगा तो इसका I कितना होगा, 5। ये कैसे होगा, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है जी, तो देखिए ये बनेगा Al+3 2 गो प्लस 3SO4 2 माइनस, तो 3 और 2 5 हो गया, तो 5 गो में टूटा, इसलिए I कितना हो गया 5। और NaCl तो आपको पता है ये Na प्लस टूटता है Cl माइनस, तो ये I बराबर हो गया 2। अब ये वन ऑफ गुणांक जितना होता है, जितना अधिक उतना ही अधिक होता है परासरण दाब का मान, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला यही लगेगा। परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है CRT, ये नॉर्मल हुआ, पाई बराबर होता है ICRT। तो एक हो गया पहला के लिए, एक हो गया दूसरा के लिए, तो π1 बटा π2 क्या होगा ICR2 यहाँ भी। तो ये दोनों तो समान हैं, क्योंकि C सांद्रता भी दोनों समान है, R का मान पता रहता है, T भी, और पाई हमको निकालना है π1 π2। तो π1 में क्या लिखेंगे 2, I का मान यहाँ लिखेंगे 5, तो 2/5 हो जाएगा। जिस वजह से यहाँ पे आपको अनुपात ही नहीं मिला था, तो इसलिए हमने 2/5 मार दिया, तो 2:5 आया। अब है परासरण किसके सांद्रण की ओर होता है, तो विलय के सांद्रण की ओर। विलय का सांद्रण जिधर अधिक होगा विलायक के अणु उधर ही जाएंगे, इसलिए परासरण किसके सांद्रण की ओर होता है भाई, तो विलय के सांद्रण की ओर। अब है किसी विद्युत अविच्छेद पदार्थ के इतना मोल विलयन का परासरण दाब 0.1 मोलर NaCl विलयन के परासरण दाब से कैसा होगा। तो देखिए विद्युत अविच्छेद माने ये टूटेगा नहीं, तो इसके लिए I का मान क्या हो जाएगा 1, और NaCl टूटेगा तो इसके लिए I होगा 2। तो परासरण दाब है, तो I अगर अधिक है वन ऑफ गुणांक, तो फिर परासरण दाब भी अधिक होगा, क्योंकि यहाँ भी 0.1 मोलर है, यहाँ भी 0.1 मोलर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NaCl का वन ऑफ अधिक होगा। तो पहले वाला कह रहा है विद्युत अविच्छेद का, इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तो कम आएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा है किसी विद्युत अविच्छेद पदार्थ के 0.1 मोलर विलयन का परासरण दाब इस परासरण दाब से कैसा होगा, तो कैसा होगा, कम होगा। अब है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वहाँ पे डेल्टा H और डेल्टा V का मान होता है 0, और अगर धनात्मक विचलन होगा तो डेल्टा H भी होगा पॉजिटिव और डेल्टा V भी होगा पॉजिटिव, और अगर ऋणात्मक विचलन होगा तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा निगेटिव। और एक और बात करें फोर्स की, तो अगर A और B दो कणों से बना है तो निगेटिव वाला में क्या होता है, ऋणात्मक विचलन में ये बड़ा होता है AA या फिर BB से, और ये हो गया निगेटिव विचलन में। देखने में लगता है कि छोटा होना चाहिए AB, लेकिन बड़ा होता है। और पॉजिटिव विचलन में FAB जो होता है ये छोटा होता है FAA या फिर FBB से। ये बात आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव में FAB छोटा हो जाएगा, निगेटिव में FAB क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं आप क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि क्या होगा डेल्टा क्या धनात्मक विचलन के लिए, तो बड़ा हो जाएगा, तो डेल्टा H जो होगा वो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा। यहाँ बराबर है तो ये आदर्श विलयन के लिए होगा, यहाँ भी बराबर है तो ये आदर्श विलयन के लिए होगा,
यहाँ क्या है, ये छोटा हो रहा है तो ये निगेटिव विचलन डेविएशन के लिए हो जाएगा। अब है 500 ml 0.2 मोलर विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो हमको मोलरता दे रखा है, आयतन दे रखा है और मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। तो द्रव्यमान पूछ रहा है, तो मोलरता का सूत्र तो आई होप आपको पता ही होगा। मोलरता का हमारा सूत्र क्या होता है, तो m = गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ से दे रखा है मोलरता आपका दे रखा है 0.2 और मास आपको दे रखा है, मास नहीं दे रखा है, वही पूछ रहा है। मास नहीं दे रखा है तो x मान लेते हैं। मोलर द्रव्यमान आपका 40 दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 500। तो इस दोनों को काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। x = हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये 40 और 1 डेसिमल लगाएंगे 1 डिजिट के बाद तो आ जाएगा x = 4, यानी 4 ग्राम NaOH की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, ये B 4 ग्राम। अब है 6% W/V का मतलब, तो क्या हो जाएगा 100 ml में 6 ग्राम, 100 ml में 6 ग्राम, तो ये हो गया ऑप्शन। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो मोलरता क्या होगा। तो 18, तो मोलरता पूछ रहा है। मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान विलय का गुने 1000 बटे विलायक का मास इन ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोलरता पूछ रहा है, 18 ग्राम दिया है और है C6H12O6, तो इसका मास निकालना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे, 12 होता है एक कार्बन का 6 गो होगा 72 प्लस एगो होता है हाइड्रोजन का 1, तो 12 का 12 ही होगा। एगो का होता है 16, 16 6 का 96, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 9 1 10 17 1 18 हो जाएगा, यानी 180 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान निकाल लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन ये वॉल्यूम जो दे रखा है, ये आपका दे रखा है 500, जो मास आपका दे रखा है 500 ग्राम है। तो इसको काट लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 से अच्छा इसको काट लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 5, तो 1/5 मीन्स 0.2 मोलरता है, तो सॉरी मोलरता है तो मोलर हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना में गिवन है, ये 0.2। तो ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन, ये है ना बी में है 0.2 m स्मॉल m मतलब मोलर, तो यही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है 0.02 मोलर K2SO4 विलियन में वांट ऑफ गुणांक का मान। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना मोलर है। K2SO4 में वांट ऑफ गुणांक I कितना होगा, जितना ये टूटेगा। तो K2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे भाई K2SO4, तो ये कैसे टूटेगा, 2 गो ही है तो K + 2 गो बनेगा और एक बनेगा SO4 2 माइनस, तो 2 1 क्या बन जाएगा 3। अगर आपको ये तोड़ना नहीं आ रहा है मीन्स आप 9 क्लास सही से नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो I = यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 3 अगर है तो उसको लगाना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर सी में, तो वही होगा आंसर। अब है 1 विलियन जो अभी तक संतृप्त नहीं हुआ है। संतृप्त विलियन का मतलब होता है सामान्य ताप पर जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। तो कह रहा है उसमें और विलय मिलाने पर क्या होगा। तो संतृप्त नहीं हुआ है तो और विलय मिल सकता है, अभी असंतृप्त है ना, तो असंतृप्त में और मिला सकते हैं, इसलिए विलय घुल जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता। तो ये हेनरी के नियम से है कि द्रव है, पानी है, गैस अगर उसमें घोल रहे, जैसे द्रव है और ये गैस है, तो गैस पर जितना अधिक दाब लगाएंगे तो द्रव में उतना घुलेगा, तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना।
अब है यहाँ पर 21 नंबर, कॉकटेल पार्टी में ऊंचाई पर सिरदर्द का कारण है। यानी ऊंचाई मतलब जैसे पहाड़ पे चढ़े तो सिरदर्द क्यों करने लगता है। हेनरी के नियम के अनुसार जब हम लोग क्या होते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे शरीर में है ब्लड और हमें उसमें ऑक्सीजन डालना होता है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ब्लड द्रव है। तो अगर हम बहुत ऊपर जाएंगे तो गैस पर वायुमंडलीय दाब घटेगा, तो जितना अच्छा से वो घुलता था अब वो उतना अच्छा से नहीं घुलेगा, जिस वजह से हमें सिर दर्द होने लगता है। तो ऐसा कौन कहता है, हेनरियन कहता है। यह है गैस और ब्लड है आपका अ पार्ट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में गैस की विलेयता के संदर्भ में कौन बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। क्वेश्चन आप देख लीजिए सही से कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ऊंचाई पर सिरदर्द का कारण, तो क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम हो जाएगा। यानी वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी नहीं, वायुमंडलीय दाब में कमी। अब है 0.1 मोलर ग्लूकोज विलयन का हिमांक बिंदु क्या होगा। ग्लूकोज है 0.1 मोलर, तो हिमांक बिंदु यानी हिमांक पूछ रहा है और KF का मान दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, उसी फार्मूला के मदद से हम लोग इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा, अच्छा अब दूसरा कलम लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा T इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय मोललता। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये मोललता हिमांक में अवनमन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाई मोललता। तो हिमांक में अवनमन हमको निकालना है, KF और मोललता दे रखा है। मोललता दिया है 0.1 और ये दिया है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0186 इतना डिग्री सेल्सियस। हिमांक में अवनमन है तो हिमांक घट जाता है तो इसलिए माइनस लिखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0.1 मोलर ग्लूकोज विलयन का हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा अगर KF का मान दे रखा है तो। अब है 1 विलयन में 2 द्रव A और B के मोलांश क्रमशः इतना और इतना है। यदि एक का शुद्ध वाष्प दाब इतना है, शुद्ध वाष्प दाब इतना है, तो फिर मोलरता के लिए निकालना पड़ता है कि वास्तव में अभी वाष्प दाब विलयन में क्या है। तो पहले तो मोलांश दोनों का लिख लेते हैं, फिर दोनों का A और B का शुद्ध वाष्प दाब लिख लेते हैं, तब न टोटल वाष्प दाब कितना है वो वास्तव में ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक का मोलांश है 0.4, एक का मोलांश है 0.6, ए का और बी का, और एक देख रखा है 80 mmHg। ये वायुमंडलीय दाब को mmHg में भी मापते हैं, या फिर इसी को ATM या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बार में भी मापा जाता है। अभी इसमें मापा है, और ये दे रखा है 60 mmHg। तो इतना ATM या फिर बार होगा। तो इसका मतलब देखिए शुद्ध वाष्प दाब का मतलब है कि जब मोलरता 1 होगा तब। तो अभी मोलरता 1 नहीं है, इतना है, तो वास्तव में ये कितना, तो वास्तव में जब मोलरता 1 होगा, जब मोलांश 1 होगा तब इतना है। तो अभी मोलांश 0.4 है, तो वास्तव में अभी इसका दाब कितना है, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 mmHg ये हो जाएगा। 32 mmHg ये हो गया वास्तव में, अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 mmHg ये हो गया। तो वास्तव में कितना दाब लगा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 6, तो कितना mmHg हो जाएगा, 68 mmHg। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, एक ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, बना लीजिएगा। ए और बी मान लीजिए 2 अवयव है, जिसमें ए का जो वाष्प दाब ए का मोलांश जो है, ए का मोलांश दे रखा है मान लीजिए 0.5, और बी का मोलांश जो दे रखा है वो 0.6 दे रखा है, ठीक है। और साथ ही दे रखा है, साथ ही ए का जो शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध वाष्प दाब मतलब 1 मोल का वाष्प दाब, अगर मोलांश का मान 1 होगा तब, तो शुद्ध वाष्प दाब
शुद्ध वाष्प दाब जो है ए का जो दे रखा है वो दे रखा है 250 mmHg और इसका जो दे रखा है वो दे रखा है 300 mmHg। तो बताइए विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन डील किया था, अभी हम लोग ये 23 नंबर किए थे। अब है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिकतम परासरण दाब दर्शाएगा। अधिकतम परासरण दाब का मतलब है कि जिसका अणु बहुत ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि सबका देखिए मोलरता सेम है, 0.1 ही है सबका। तो जैसे ये है NaCl, तो इसके अणु 2 भाग में टूटते हैं तो 2 अणु बनाएंगे। इसमें एगो Na+ बनता है, Cl-, और यूरिया टूटता ही नहीं है तो इसके I का मान 1 होगा, वन ऑफ गुणक। MgCl में Mg एगो टूटेगा और Cl 2 है तो ये 2 गो, तो 3 गो यहाँ पे वन ऑफ गुणक। और AlCl3 में एगो Al और Cl 3 गो, तो यहाँ से I का मान 4 हो जाता है। परासरण दाब भी तो एक क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म ही है, और परासरण दाब का मान बढ़ते जाएगा अनुसंख्य गुणधर्म अगर बढ़ेगा, तो मेरा मतलब है वन ऑफ गुणक का मान अगर बढ़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, 0.1 m AlCl3। इस तरह का क्वेश्चन भदौरिया पूछता है तो आपको बस I के हिसाब से आंसर करना होता है। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन से हम लोग कंपेयर किए थे ऊपर में, हिमांक किसका घट रहा है या बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए एक 25 नंबर क्वेश्चन है कि 200 ml और 0.5 m NaCl विलयन को 300 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता क्या होगी। तो पहले इसका मोलरता भी दे रखा है और आयतन भी, बाद में आयतन बढ़ा दिए तो आप मोलरता पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि पहले का मोलरता और पहले का आयतन, ठीक है, और बाद का मोलरता ज्ञात करना होता है और बाद के आयतन को हमको दे दिया जाता है, या फिर इस दोनों में से मान लीजिए मोलरता दे दिया तो आयतन पूछेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है m1v1 = m2v2। ये मोलरता के लिए और मोलरता के लिए दोनों के लिए है। अभी फ़िलहाल मोलरता के लिए है तो मोलरता को कैपिटल M से लिखाते हैं, तो कैपिटल M1v1। अच्छा मोलरता में ये क्या हो जाएगा, ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा W1 हो जाएगा, ये W2, तो वहाँ हो जाएगा W1 और W2। ये हो जाएगा मोलरता के लिए। अभी मोलरता के लिए है तो m1v1 × m2v2। अब देखिए m1 का मान दे रखा है, यहाँ पे मोलरता दे रखा है आपको 0.5 और 200 ml दिया है आयतन, तो यहाँ पर मोलरता देंगे 0.5 और आयतन देंगे 200 ml = मोलरता हमको ज्ञात करना है तो इसको x मान लेते हैं, और ये दे रखा है 300 नहीं दे रखा है। V2 का मतलब होता है कि टोटल बाद वाला आयतन क्या है, तो पहले 200 था और 300 और जल मिला है, तो V2 अब 200 नहीं रहा, ना ही 300 रहा, अब ये हो गया है बढ़ के कितना 500 ml, तो यहाँ क्या लिखेंगे 500 ml। चूँकि दोनों था किस में, ml में ही था, ऐसे तो लीटर में लिखते हैं तो लीटर ही बनाना पड़ेगा, तो बटे में 1000 करिएगा, बात एक ही है, कट जाएगा दोनों, यहाँ भी 2 0 ख़त्म, यहाँ भी 2 0 ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.5 × 2 और अपॉन 5, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो 10 और 2 से काटिएगा तो 5, यानी 1/5 आएगा। तो 1/5 का मतलब हो गया 0.2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.2 मोलर, क्योंकि मोलरता है तो मोलरता रहता तो मोलर। वही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा तो आपको 25 का आंसर मिल जाएगा 0.2 मोलर। तो कैसे बना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जैसे 100 ml और 0.5 m NaCl विलयन में 200 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता क्या होगी। ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, पता चल जाएगा कैसे क्या किए थे। अब है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक विलयन जिसमें विलय के अणु संगुणित, यानी कि विलय के अणु जो है वो मिल जा रहे हैं, तो वन ऑफ गुणक क्या होगा। सुनिए, साधारणतः हम ये समझते हैं कि जो विलय के अणु हैं, जैसे 2 अणु को विलयन में मिलाए तो वो 2 ही अणु होगा। उस समय
जो आई होता है वो मतलब उस समय आई जो होता है उसका मान 1 होता है। जैसे 1 अणु गया और एक ही मतलब एक ही है वो, ना तो टूटा और ना ही बना। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए हमने 2 अणु को भेजा और ये 1 बन गया यानी संगुणित हो गया, दोनों जुड़ गया, तो यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है ना। और यही अगर मान लीजिए 1 अणु भेजे और विलयन में वो जाके 2 में टूट गया तो यहाँ आई का मान मोर देन 1 हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अणु अगर सीधे 5 गो तो 5 गो है तो वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1। जैसे यूरिया को भेजते हैं तो यूरिया ही रहता है तो वो उतना ही हो जाएगा। और अगर संगुणित हो गया तो आई जो है 1 से छोटा हो जाएगा, और अगर विखंडित हो गया तो आई जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 1 विलयन जिसमें विलय के अणु संगुणित हो गए यानी जुड़ गए। इंग्लिश देखिए, संगुणित हिंदी में कन्फ्यूजन होता है, इंग्लिश सही है, कह रहा है एसोसिएटेड यानी जुड़ गया है, एसोसिएट कर गया। तो वांट ऑफ गुणांक आई क्या होगा, आई इज क्या हो जाएगा, लेस देन 1, सॉरी आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ लेस देन वाला साइन क्या है, सी नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में नमक की उपस्थिति के कारण समुद्र में नमक मिला दिए तो जब भी किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है और वाष्प दाब भी घट जाता है। और ये सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, डी। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल विलयन का हिमांक, यानी हिमांक पूछ रहा है 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल का, और बोल रहा है 0.1 मोलर HCl विलयन के हिमांक से अधिक होता है। अच्छा, अधिक होने का बहुत कारण है और ये सारे ही कारण आपके ऑप्शन में दे रखे हैं क्योंकि अभी ही हम इसको बताए थे। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और HCl प्रबल है, तो एसिटिक अम्ल कमज़ोर है, तो एसिटिक अम्ल कमज़ोर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, HCl में आयनों की संख्या अधिक होती है, तो HCl में आयनों की संख्या अधिक हो जाएगा क्योंकि ये तीव्र, जैसे HCl है तो अधिक मतलब आयनों की संख्या अधिक क्या होगा, कम समय में ये बहुत टूट जाएगा क्योंकि प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल उतना नहीं टूट पाएगा तो आयन इसमें कम होगा। तीसरा, एसिटिक अम्ल वियोजन कम करता है, वियोजन मैंने समझ गए, टूटता कम है, तो ये सब ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिएगा आगे है परासरण दाब यानी पाई और मोलरता सी में क्या संबंध है, तो पाई बराबर CRT होता है। अगर वांट ऑफ गुणांक का मान 1 है तब, नहीं पाई बराबर क्या हो जाएगा, ICRT ये हो जाएगा। और आई हम बताए कि 2 भाग में टूटेगा तो आई का मान 2, जैसे NaCl के लिए आई हो जाएगा 2 और ग्लूकोज के लिए 1 हो जाएगा, यूरिया के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। अब देखिए आगे है क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl मोलर द्रव्यमान दे रखा है को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो मोललता तो आपको पता ही है, अभी ही हम सूत्र जानते हैं, मोललता स्मॉल m बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना 1000 बटे क्या होगा, कैपिटल W। अब देखिए दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है 5.85 और मोलर द्रव्यमान दे रखा है 58.5 गुना 1000 बटे जो यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है जल का वो 500, तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में कटेगा, यहाँ देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 10 और ये दोनों कट जाएगा तो 5 और 1/5 का मतलब है 0.2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 0.2 हमारा कहाँ पर है, तो 0.2 आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर होगा 0.2 स्मॉल m। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलता है क्या, आगे है 31 क्वेश्चन, करा 2 द्रवों A और B का मिश्रण एक आदर्श विलयन बनाता है तो निम्न में कौन सा कथन सही है। तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H और डेल्टा V का मान कितना होता है, 0 होता है, और अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन में डेल्टा H और डेल्टा V दोनों बड़ा हो जाएगा, और यह है अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन में दोनों छोटा हो जाएगा। तो अभी आदर्श विलयन है तो ये ऑप्शन सही है।
अब है 0.1 मोलर NaCl विलयन का 1/2 गुणांक लगभग कितना होगा। तो आपको यहाँ से कोई नहीं मतलब रखना है। 1/2 गुणांक मतलब होता है कितना में टूटेगा, तो NaCl कितना भाग में टूटता है 2, तो इसलिए इसका 1/2 गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है किसी विलयन का 1/2 शुद्ध विलायक के 1/2 से कम है, यानी अगर विलयन का 1/2 शुद्ध विलायक के 1/2 से कम है तो कहता है इस घटना को कहते हैं। 1/2 कैसे पूछेगा, अच्छा वाष्प दाब है ना, तो वाष्प दाब कम है तो वाष्प दाब में अवनमन होगा, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन इसको कहते हैं। अगर पहले वाष्प दाब अधिक है बाद में कम हो गया तो वाष्प दाब घट गया, तो इसे क्या कहेंगे, सापेक्ष वाष्प दाब में अवनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के लिए सापेक्ष, अच्छा एक अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब में कमी किसके बराबर होती है, तो ये होती है विलयन की मोललता के बराबर। ये राउल्ट का नियम है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोललता के बराबर होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ पर है 1 विलयन में 90 ग्राम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1 विलयन में 90 ग्राम जल 30 ग्राम एक अज्ञात यौगिक जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है के साथ घुला हुआ है, तो विलय का मोलांश कार्य ज्ञात करने। विलय कौन हो जाएगा, इस दोनों में विलय हो जाएगा ये जिसकी मात्रा कम है वही। अब इसका मोलर द्रव्यमान 60 है, तो दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 मोल क्या हो गया हमारा अज्ञात यौगिक, और जल का होता है 18 ग्राम, H2O का आप निकालिएगा तो 18 ग्राम आएगा, तो 18 × 5 = 90, तो जल हो गया 5 मोल। अब जिसका हमको क्या पूछता है, मोलांश पूछता है, उसका मोल ऊपर में रखते हैं। तो मोलांश पूछ रहा है विलय का, तो विलय यही है, तो ऊपर में हो गया आधा मोल और नीचे हो गया कुल मोल, तो कुल मोल हो गया 5 मोल और प्लस आधा मोल, तो 5 और आधा कितना होता है 5.5 हो जाता है, तो इसको लिखते हैं 5.5 और ऊपर में आधा को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो 0.5 और बटा 5.5 जो होता है तो दशमलव उड़ाएंगे तो ये कटेगा 1/11। अब 1/11 कितना आएगा, जैसे इसको 0.0 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो 0.09 यहाँ पे ऑप्शन कहीं नहीं है, तो ये फर्स्ट नंबर लगभग 9 के करीब है, तो यही वाला आंसर आप लगा लीजिएगा। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता उसकी विलेयता से अधिक है, यानी विलय की सांद्रता जो है, सांद्रता मतलब सांद्रता जितना अधिक होगा विलय उतना ज़्यादा घुला हुआ है। विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता से भी अधिक अगर वो घुल गया तब न उसका सांद्रता विलेयता से अधिक है। ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन, यानी जितना नहीं घुलना था उससे भी अधिक घोल दिए हैं तापमान बढ़ा कर। उसके बाद है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, तो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम है। उसके बाद है आगे एक पदार्थ जो विलयन में आयनों में वियोजित होता है, वियोजित मतलब टूट गया तो ये क्या हो सकता है, विद्युत का चालक हो सकता है और साथ ही विद्युत का अपघटक भी हो सकता है, विद्युत अपघट्य और चालक। तो इसका आंसर बी और सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वियोजित हो गया आयन में टूट गया तो विद्युत का सुचालक होगा वो, और विद्युत अपघट्य उस पदार्थ को कहते हैं जो टूटता है। तो मेरे ख्याल से तो दोनों होना चाहिए, तो अगर दोनों सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी आप लगाइएगा। अब उसके बाद है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 जो कि कहता है 0.1 मोलर यूरिया विलयन और 0.1 मोलर NaCl विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर 0.1 में है तो यहाँ पर 2 पदार्थ मिला हुआ है, यानी यहाँ इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता क्या है, यहाँ पर यूरिया नहीं टूटेगा तो एक है, तो यहाँ इसकी सांद्रता क्या है कम है। और जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसके द्वारा परासरण होता है, और परासरण में कम सांद्रता से जो है विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यूरिया से किसकी ओर जाना शुरू कर देंगे, NaCl की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। यूरिया विलयन से NaCl विलयन की ओर क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी। तो वही बात है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया।
अब है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कहता है कार्बन 8 यानी कार्बोनेट पेय पदार्थ जैसे कोका हो गया यानी कोका कोला हो गया, तो उसमें CO2 जो घोलते हैं वो किस नियम के आधार पर? हेनरी। इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। अब है 2.5 ग्राम एक अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का हिमांक में अवनमन दे रखा है इतना है, तो विलय यानी हिमांक दे रखा है माइनस में, तो अवनमन हुआ। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान दिया है 2.5 ग्राम, और उसके बाद दिया हुआ है जल का जो द्रव्यमान यानी कैपिटल W का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, और यहाँ पे हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा T आपको दे रखा है 0.93। तो विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M पूछ रहा है। यहाँ से सूत्र होता है डेल्टा T इक्वल टू, अच्छा KF का भी मान देगा तब, तो KF का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.86। तो डेल्टा T होता है KF इंटू मोलरता यानी स्मॉल m, और इस मोलरता क्या होता है? तो ये हो जाएगा KF इंटू मोलरता क्या होता है? स्मॉल w इंटू बटे कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन हो जाएगा कैपिटल W। तो यहाँ डेल्टा T दे रखा है 0.93, माइनस नहीं लेंगे हम लोग, माइनस का मतलब वह अवनमन बता रहा था। 1.86 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल w 2.5, स्मॉल w दे रखा है 2.5 बटे हो जाएगा कैपिटल M तो हमको निकालना ही है, तो इसको x मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल W का मान हो जाएगा 100। तो ये तो कट जाएगा और ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा देखिए, इसको अगर हम काटते हैं तो ये 2 टाइम्स में कट जाता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू हो गया 5 अपॉन x, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया आपका 5। तो इसका मतलब है कि x इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 5 ग्राम होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसा कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो। एक्चुअल में यहाँ पे 5 ग्राम तो नहीं है, इसका मतलब काटने में हम कहीं पे गड़बड़ किए हैं, हो सकता है 50 मोल हो। अभी देख ही लेते हैं 50 मोल कैसे होगा यहाँ। अच्छा यहाँ पे 10 छूट गया है ना, तो 10 यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे 50 ही होगा। यहाँ 10 है ना, 100 से काटे थे तो 10 बच गया था, तो वो 10 था, तो इसी वजह से तो ये क्या हो जाएगा? 50 मोल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, 50 मोल। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, तो FAB जो होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा। ये हम आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताए थे। FAB AA और BB से क्या हो जाएगा? बड़ा। अब है यहाँ पे परासरण दाब पाई और C में क्या संबंध है? तो पाई बराबर होता है CRT। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? अब देखिए, क्वथनांक सबसे अधिक होगा का मतलब क्या है कि जो अनुसंख्य गुणधर्म किसका अधिक होगा? तो अभी सब में 0.1 मोलर है, तो मतलब देखेंगे कि इसका 1 टॉप फैक्टर अधिक होगा। तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, तो इसका 1, NaCl का 2, Ba 1 और Cl2 तो इसका 3 हो गया, और K3PO4 है तो K3 है तो 3 और 1 4 इसका हो गया। तो जिसका जितना अधिक 1 टॉप गुणांक होगा, अनुसंख्य गुणधर्म उसका उतना अधिक होगा, तो परासरण सॉरी क्वथनांक भी अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विलियन में 200 ml, एक विलियन के 200 ml में 8.5 ग्राम AgNO3 है, जिसका मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम है। ये घुला है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है बट आसान ही रहता है। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन V यानी वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो मोलरता हमको निकालना है
और आयतन दे रखा है 200 ml और द्रव्यमान दे रखा है 8.5 मोलर द्रव्यमान इसका दे रखा है 170 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में दे रखा है 500 सॉरी मेरा मतलब 200 दे रखा है 200 ml दे रखा है। तो यहाँ से काटिए तो 2020 ये कट जाएगा 5 बार में, उसके बाद पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 लगेगा। चलिए 5 से इसको भी काट देते हैं, या फिर 17 पचे 85 काट दिए तो ऊपर में हो गया 25 25 और नीचे में काटे थे 17 से, तो इसको भी 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.25 देखते हैं ऑप्शन में है तो वही हो जाएगा अपना आंसर, है कि नहीं। तो 0.25 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर 0.25 देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 नंबर का राइट आंसर। अब उसके बाद है आपका 46 नंबर का था एक अर्धपारगम में झिल्ली केवल विलय, तो इसके द्वारा केवल विलायक का अणु जाता है, विलायक का अणु, क्योंकि जल और चीनी में कौन होगा छोटा, किसका अणु, जल का, तो केवल विलायक का अणु ही जाता है, ये आप पढ़े होंगे। अब कहता है 1 बिलियन में विलय के इतना मोल, विलायक के इतना मोल, तो विलायक का मोलांश, तो विलायक का मोलांश ऊपर में देंगे विलय का मोल और कुल मोल हो गया ये 1, तो कितना होगा आंसर मोलांश का 0.8 हो जाएगा, ये दोनों भाग दे दिए। तो अब है समान परासरण दाब रखने वाले विलयन कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अब है यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। अगर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से अधिक है मतलब वाष्प दाब बढ़ गया, तो राउल्ट के नियम से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन हो जाएगा। अब यहाँ है 50 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है आपका 0.01 मोलर NaCl विलयन का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर लगभग क्या होगा ऐसा करके पूछ रहा है। तो परासरण दाब बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले तो जो गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन है हम लोगों का, पहले तो मोलरता गिवन है यानी सांद्रण गिवन है सी, मोलरता को ही सांद्रता कहते हैं, तो M=C आपको दे रखा है 0.01 मोलर। और है NaCl, क्या है NaCl, तो NaCl के लिए I भी हमको निकालना पड़ेगा, I कितना होता है 2, क्योंकि 2 भाग में ये टूटेगा। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 ऐड करना होता है जो कि हो जाएगा आपका 300, तो 300 केल्विन ये हो जाएगा। उसके बाद R का मान तो अंडरस्टूड है 0.082 ये दे रखा है R, तो यहीं से हम लोग पाई इक्वल टू निकाल सकते हैं, पाई इक्वल टू होता है ICRT। हालांकि आप पढ़े होंगे पाई इक्वल टू CRT, ये कब होता है, ये आदर्श विलयन के लिए माना जाता है, आदर्श विलयन टूटेगा नहीं तो I इक्वल टू उसमें 1 होता है, इसी वजह से यहाँ I का मान बदल गया ना, यहाँ I का मान 2 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, R का मान हो जाएगा आपका 0.082 एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा 300। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये इसको हम लोग 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.082 कर लिख दिए और 300 टू जा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब बस 6 से मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, तो 82 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 8 48 और 1 49 हो जाएगा, इतना 00 देंगे और 3 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएंगे और मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0.01। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक डेसिमल यहाँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही न रह जाएगा, लेकिन इससे 2 अंक डेसिमल और पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 0.049 तो 0.492 तक है, 200 यानी 200 था तो 2 हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आई होप कि ये जो 50 क्वेश्चन हमने आपको बताई आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक नया टर्म हमने सीखा जो कि क्या था, वांट ऑफ गुणांक। तो वांट ऑफ गुणांक आप समझ लीजिए कि जैसे देखिए किसी को तोड़ते हैं ना, तो तोड़ते हैं तो विलयन क्या हो जाता है,
ये पहले उसका कुछ और मतलब अवयव रहता है, तो सामान्य सामान्य अनुभार आता है और बाद में अपघटन के बाद प्रेक्षित अनुभार आता है। तो सामान्य अनुभार और प्रेक्षित अनुभार का जो अनुपात होता है उसी को वन टॉप गुणांक कहते हैं। अदरवाइज़ इसको आप कहीं से सर्च करके भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए अब उस वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जिसलिए हमने ऐसा कर दिया। मतलब दिक्कत ये हो जाता है ना कि एक ही वीडियो बहुत लंबा होता है तो डिस्कशन करने में दिक्कत होता है। अगर आपको वन टॉप गुणांक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना दूँगा। Thanks for watching this video. I hope you are understanding my topic. So thank you so much.